मास्टरमाइंड की वीडियोस में आप सबका एक बार फिर से खुश आमदीद। अगली रात को हस्बे वादा मामू जान ने अपनी आबिती सुनाना शुरू की। अपने दोस्त उमर खान को भी मैंने बुला लिया था। उमर खान ना सिर्फ मेरा दोस्त था बल्कि पड़ोसी और क्लास फेलो भी था। हर वो खसूसियत जो मुझ में थी उसमें भी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अम्मी जान कभी कभार कहा करती थी कि अहमद और उमर तो यकजान दो कालिब हैं। आज स्कूल टाइम में मैंने उसे मामू जान की दास्तान सुनाई थी। यही वजह थी कि वो यहाँ नजर आ रहा था। मैं और उमर खान मामू जान के बिस्तर पर ही बैठ गए थे, जबकि अम्मी जान दूसरे पलंग पर बैठी हुई थी। चौकी केस में कामयाबी बड़ी जान जोखों का काम था। मामू जान ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, इस ऑपरेशन में ना सिर्फ हमारे बेहतरीन कमांडोज शहीद हुए बल्कि दीगर फौजी जवान भी शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हुए। खुद मेजर साहब की एक टांग इस कदर जख्मी हुई के बाद में उसे काटकर जिस्म से अलग कर दिया। मैं भी अपनी याददाश्त खो बैठा था। बात के सब हालात जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मुझे मेजर साहब की जुबानी मालूम हुए। मामू जान जरा देर के लिए सांस लेने को रुके, फिर यूं गोया हुए। उन्होंने बताया कि चौकी केस में आखिरी और कामयाब हमले के दौरान में जब मैंने असले से भरे हुए ट्रकों और कमांडो वन ने असले के डिपो को तबाह किया तो बेशुमार छोटे बड़े बम जबरदस्त धमाकों से फटे थे। दुश्मन के सैकड़ों फौजी हलाक या जख्मी हुए और कमांडो वन भी शहीद हो गया। इंतहाई करीब होने की वजह से धमाकों ने मेरे जहन पर असर किया और मैं अपनी यादाश्त खो बैठा था। जिस्मानी तौर पर भी काफी जख्म आए थे। 3 महीने कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में जेर इलाज रहने के बाद मैं जिस्मानी तौर पर सेहतियाब हो गया, मगर यादाश्त वापस न आई। डॉक्टरों का कहना था कि किसी शदीद सदमे से या किसी गैर मामूली वाक़े की वजह से यादाश्त लौट भी सकती है और ये भी मुमकिन है कि बीमारी दायमी। बहरहाल 3 माह के बाद मेजर साहब मुझे अस्पताल से घर ले आए। आपकी अम्मी को भी उन्होंने अपने पास ही बुला लिया था, क्योंकि अब मेरा इस दुनिया में तो कोई रिश्तेदार जिंदा ना था। मेजर साहब हम दोनों से बहुत प्यार करते थे और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझते थे। जख्मी होने के बायस मेजर साहब को और मुझे फौज से रिटायरमेंट मिल गई थी। 3 साल तक हर किस्म के इलाज के बावजूद मेरी यादाश्त वापस ना आ सकी। फिर एक दिन मेजर साहब को एक अजीब बात सूझी। उनकी एक 4-5 साल की बच्ची थी, उसकी सालगिरह का प्रोग्राम बनाया गया। खूब धूमधाम से तैयारियां होने लगी, बहुत से मेहमानों को दावत दी गई। सारे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया, खसूसन वो कमरा जहां केक काटा जाना था। बड़े एहतमाम से संवारा गया। चारों तरफ की दीवारों पर रंग बिरंगे गैस के गुब्बारे लटके हुए थे। कागज के फूलों से असली छत के नीचे एक और छत बनाई गई। सारी छत को छोटे बड़े गुब्बारों से ढांप दिया गया। हल्की सी हवा भी चलती तो दीवारों और छत पर लगे हुए गुब्बारे मचलने लगते। यूं महसूस होता जैसे हजारों परियां रक्स कर रही हों। कमरे के दरमियान में बड़ी सी मेज पर केक रखा था, जिस पर 5 मोमबत्तियां जल रही थी। चारों तरफ मौजूद थे, बड़े भी मौजूद थे। बहुत खूबसूरत समा था। हर तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए थे। तमाम चेहरे हशाश बशाश थे। बच्चे खुशी से बेकाबू हो रहे थे, बात बात पर कहके लगा रहे थे। मेजर साहब और उनकी बीवी और बच्चे अभी तक नहीं आए थे, शायद तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद मेजर साहब बच्ची को गोद में उठाए कमरे में दाखिल हुए। बच्ची ने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा था। गोरे रंग पर यह लिबास खूब खिल रहा था, बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। सब लोग मेज के गिर्द खड़े थे, बच्ची को तोहफे दिए जा रहे थे। मैंने भी अपना तोहफा दिया। एक बड़ी सी खूबसूरत गुड़िया और एक सोने की छोटी सी अंगूठी थी, जो मेजर साहब के मशवरे से मैंने खरीदी थी। मेजर साहब के इसरार पर वो अंगूठी मैंने खुद बच्ची की उंगली में पहनाई, मगर अंगूठी पहनाते हुए एक अजीब कैफियत मुझ पर तारी हो रही थी। दिमाग में सनसनाहट सी होती, यूं लगता जैसे कोई भूली बसरी बात याद आ रही हो, मगर फिर भूल जाता हूँ। मेजर साहब मेरी हालत देख रहे थे। मैं कभी नन्ही बच्ची को देखता, कान लगाकर और आंखें चिंधिया कर दे हाथ से कुछ सुनने और सोचने की कोशिश करता। यूं लगता जैसे अंदर से कोई आवाज आ रही है, कोई फिल्म है जो धुंधली सी मेरे जहन के पर्दे पर चल रही है। मुझे कुछ याद आता, मगर फिर याद आने वाली चीज गायब हो जाती। फिर मैंने मायूसी से नफी में गर्दन हिला दी। केक काटा जा चुका था और बच्चों के शोर ने छत सर पर उठा ली थी। मगर फिर इस शोर पर एक और शोर की आवाज गालिब आने लगी। ये आवाज तेज से तेज और करीब से करीब होती जा रही थी। ये जंगी जहाजों की आवाज थी। मेरे कान ये आवाजें सुन रहे थे, दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। जिस्म के बट्टे तन गए थे, मेरी जिबलत जाग रही थी और तमाम हवास बेदार हो गए थे। फिर धमाके हुए, बेशुमार जबरदस्त धमाके। दीवारें हिल गईं और छत नीचे आने लगी।
खुशी के कहके खौफजदा चीखों में बदल गए। सब छोटे बड़े एक दूसरे पर गिरते पड़ते बाहर की जानिब भागे। चंद ही लम्हों में सारा कमरा खाली हो गया। बच्चे माओ से बिछड़ गए थे। मेजर साहब की बच्ची भी एक कोने में दुबक गई थी। यूं लगता था कि अभी ये खूबसूरत सजा हुआ घर खंडर बन जाएगा। जिस्मों के परख्चे उड़ जाएंगे, लाशें मलबे में दब जाएंगी। मेरे जहन के पर्दे पर बहुत सी तस्वीरें उभरती और अंधेरे में डूब जाती। कभी लगता मैं मलबे के ढेर पर खड़ा हूँ, इसमें कुछ तलाश कर रहा हूँ। फिर एकदम महसूस होता कि एक नन्हा सा बाजू और एक गुड़िया मेरे हाथ में है। हाँ, एक नन्हा सा खूबसूरत बाजू जो बदन से जुदा हो गया था। एक छोटी सी गुड़िया जो किसी प्यारी सी बच्ची से अलग हो गई थी। यही तस्वीर मेरे जहन में बार बार जल बुझ रही थी। नन्ही बच्ची सुर्ख लिबास पहने कोने में दबकी हुई थी। धमाके हो रहे थे, चीखों पुकार की आवाजें आ रही थीं, दीवारें हिल रही थीं और छत नीचे आ रही थी। माजी मेरे जहन में ताजा हो रहा था। नहीं, मैं अपने फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीखा और एक ही जिस्म में बच्ची के पास पहुंच गया और उसे अपनी गोद में छुपा लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मुसलसल चीख रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेबी को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। मैं कत्ल कर दूंगा सबको, ईंट से ईंट बजा दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा अगर किसी ने मेरी बेबी को नुकसान पहुंचाया। एक एक का खून पी जाऊंगा, जान से मार दूंगा, मैं जान से मार दूंगा। मैं बच्ची को सख्ती से अपने से चिमटाते हुए मुसलसल चीख रहा था। दिमाग माउफ होता जा रहा था। धमाके खत्म हो चुके थे, मगर मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। एक जुनून की कैफियत मुझ पर तारी थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी चीखों पुकार में कमी आने लगी। फिर सिर्फ बुड़बुड़ाहट रह गई। एक ही जुमला बार बार दोहरा रहा था, जान से मार दूंगा। मेरी बेबी को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। कमजोर दिमाग इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त ना कर सका और मैं बेहोश हो। जब होश आया तो बिस्तर पर था। मेजर साहब डॉक्टर के हमरा मेरे करीब मौजूद थे। मुझे होश में आता देखकर मेजर साहब ने पूछा, कैसी तबीयत है कमांडो 4? फाइन सर, थैंक यू। मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर हो बेटे? मेजर साहब ने पूर्व सरत और जोशीले लहजे में कहा। कमांडो 1 कहाँ है सर? मैंने पूछा। वो भी खैरियत से है। मेजर साहब बहुत खुश थे। मैंने खुद को कमांडो 4 की हैसियत से पहचान लिया था। वो मुझसे और भी बहुत सी बातें करना चाहते थे, मगर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया और मुझे एक इंजेक्शन दिया जिसके ज़रिए से मैं सो गया। दोबारा जागा तो पहले से बेहतर तबीयत थी। मेरी यादाश्त वापस आ चुकी थी, मगर जहनी कमजोरी बाकी थी। मेजर साहब बहुत खुश थे। चंद दिन के इलाज से मैं मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गया। तब एक दिन मेजर साहब ने बातों के दौरान बताया कि जब हर तरफ के इलाज के बावजूद मेरी याददाश्त वापस ना आ सकी तो उन्होंने एक ड्रामा करने का प्रोग्राम बनाया। सालगिरह के बहाने मुझे मेरे माजी का तल्ख वाक़या याद दिलाया गया। वो जंगी जहाज़ों की आवाज़ें, धमाके सब मस्नूई थे। जो दीवारें हिली गुब्बारों की दीवारें थीं, जो छतें गिनी कागज़ की छतें थीं, मगर इसका 100% फ़ायदा हुआ और मेरी याददाश्त वापस आ गई। मेजर साहब एक सच्चे मुसलमान मुजाहिद और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी थे। अपनी माजूरी के बावजूद वो आज भी इस्लाम दुश्मन और वतन दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ बरसर पेकार थे और दुश्मनों के लिए एक चैलेंज था। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और बड़ी राजदारी से कहने लगे, कमर बेटे, मेरे जहन में एक प्लान है। मैं तुम्हें इसका राजदार बनाना चाहता हूँ। मैं खामोश रहा। वो कुछ देर रुके, फिर बोले, बेटे, तुम जानते हो कि हमारे वतन की आज़ादी हमारे दुश्मनों को एक आंख नहीं भाती। हर लम्हे वो इस आज़ाद खित्ते को गुलाम बनाने का ख्वाब देखते रहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अभी तुम्हारे सामने की बात है कि वो किस तरह रात के अंधेरे में छुप कर हमलावर हुए। उनके जनरल का ख्याल था कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर में आकर करेगा, लेकिन अल्लाह का एहसान है और तुम जैसे मुजाहिदों की बेलौस कुर्बानियों का समर है कि अब वो सारी उम्र लाहौरी नाश्ते को तरसता रहेगा। लेकिन बेटे, मैं जानता हूँ कि जख्मी सांप और ज्यादा खतरनाक होता है। मेजर साहब ने पहलू बदलते हुए कहा। मगरबी पाकिस्तान में इबरतनाक शिकस्त खाने के बाद इंडिया कभी भी आराम से नहीं बैठेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।